अगली सुबह आन्या की नींद 9 बजे खुली तो आन्या जल्दी से तैयार होने लगी। आज आन्या ने ब्लैक जीन्स टॉप पहना था जिसमें उसकी गोरी स्किन और गोरी लग रही थी। आन्या जल्दी से तैयार होकर नीचे गई और नीचे की नजारा देख हैरान रह गई। नीचे हॉल में पूरा अंधेरा था, इसलिए आन्या ने हैरानी से लाइट खोली। लाइट खेलते ही सबने जोर से कहा, हैप्पी बर्थडे आन्या। और राहुल ने पीछे से आन्या को उठाकर गोल घुमाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद राहुल ने आन्या को नीचे उतारा और एक छोटा सा बॉक्स देते हुए कहा, जन्मदिन की बधाई हो छोटी, आज तू पूरे 21 साल की हो गई। आन्या ये सब देखकर हैरान थी क्योंकि उसे अपना बर्थडे याद ही नहीं था। आन्या ने कहा, थैंक्स भाई। फिर रति और आरुष ने भी आन्या को एक एक गिफ्ट बॉक्स दिया और विश किया। उनके बाद वंश और नंदनी ने भी आन्या को अपने अपने गिफ्ट दिए और फिर विराज ने भी आन्या को एक गिफ्ट देते हुए कहा, जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं प्रिंसेस। आन्या ने भी कहा, थैंक यू भाई। और सबसे आखिर में हमारे राज साहब आए जो अब तक एक तरफ खड़े होकर ये सब देख रहा थे। राज ने आन्या को बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स देते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे आन्या। इतना बड़ा बॉक्स देख आन्या ने कहा, माफ कीजिएगा मिस्टर सिंघानिया, लेकिन मैं आपसे इतना बड़ा तौबा नहीं ले सकती। राज ने कहा, पहले आप देख लीजिए इसमें क्या है, मुझे यकीन है कि आपको मेरा गिफ्ट जरूर पसंद आएगा। आन्या के कुछ जवाब देने से पहले ही रति ने कहा, अरे बच्चों, बात बाद में कर लेना, पहले कुछ खा लो, आज मैंने सारा खाना अनु की पसंद के ही बनाया है। इसके बाद सब बैठकर खाना खाने लगे और खाना खाने के बाद सबने आन्या से गिफ्ट खोलने की जिद की तो उसने भी हाँ कह दिया। आन्या ने सबसे पहले राहुल का गिफ्ट खोला जिसमें बहुत सुंदर से पायल थे। उन पायल को देख आन्या के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। फिर आन्या ने रति को गिफ्ट खोला जिसमें एक प्यारा सा सोने की हार था जिसमें गुलाबी रंग को बहुत सुंदर हीरे जड़े हुए थे। उस हार को देखकर आन्या का मुंह बन गया, जिसे देखकर ये पसंद नहीं आया। असल में हार तो बहुत सुंदर था लेकिन आन्या को ही ऐसी ज्वेलरी पहनना पसंद नहीं था। ये जानते हुए भी रति उसे ऐसी ज्वेलरी देती थी क्योंकि आन्या ये सब पहनकर बहुत अच्छी लगती थी। उसके बाद आन्या ने आरुष का गिफ्ट खोला। आरुष ने आन्या को एक मोटी सी कुकिंग की बुक थी जिसे देख आन्या को इतना गुस्सा आया कि उसने वो बुक उठाकर आरुष के सर पर मार दी। आरुष ने कराहते हुए कहा, अरे दीदी, मैंने क्या किया? आपकी शादी की उम्र हो गई थी इसलिए तो मैंने आपको ये बुक दे दी। अब आपकी बताओ, जब किसी भी लड़के को ये पता चलेगा कि आपको खाना बनाना नहीं आता तो कौन आपसे शादी करेगा? अपनी बात कहकर आरुष हंसने लगा कि तभी वंश ने तुरंत आन्या की साइड लेते हैं कहा, मेरी बहन को खाना बनाना सीखना की कोई जरूरत नहीं है। विराज ने बीच में कहा, अरे यार, ये सब अब मेरे गिफ्ट की बारी है। इसके बाद आन्या ने विराज का गिफ्ट खोला जिसमें एक शादी का कार्ड था। उस कार्ड को देख आन्या हैरान रह गई क्योंकि ये विराज और उसकी गर्लफ्रेंड साक्षी की शादी का कार्ड था और ये शादी 2 महीने बाद थी। ये खबर सुन सब खुश हो गए और सबने उसे बधाई दी। इसके बाद बारी थी वंश और नंदनी की। वंश ने आन्या को एक कस्टम मेड वॉच दी, जाती नंदनी ने उसे अपनी खुद की डिजाइन की हुई एक व्हाइट कलर की ऑफ शोल्डर ड्रेस दी। अब बारी थी राज को गिफ्ट की और सभी ये जानना चाहते थे कि उस बॉक्स में ऐसा क्या खास है जिसको लेकर राज इतना कॉन्फिडेंट है। आन्या ने राज का गिफ्ट खोला तो वो हैरान रह गई क्योंकि उसमें आन्या की उसके पूरे परिवार के साथ तस्वीरों का एक कॉलाज था। वो सभी तस्वीरें राज ने कल रात को ही रोनित से कहकर मंगवाई थी और बेचारा रोनित पूरी रात बिना सोए बस वो तस्वीरें ही इकट्ठा करता रहा और सुबह होती ही इन्हें उनका एक कॉलाज बनवा दिया। इसकी सबसे खास बात ये थी कि ये कॉलाज खुद राज ने सुबह 4 बजे उठकर डिजाइन करवाया था। आन्या को वो कॉलाज बहुत सुंदर लगा और इतना ही नहीं, आन्या ने ये भी सोच लिया था कि वो इस कॉलाज को अपने मुंबई वाले घर में लगाएगी। बेचारा आरुष जो डांट खाने के बाद से उदास था, जब उसने ये कॉलाज देखा तो वो भी खुश हो गया। तभी आन्या का फोन बजा तो आन्या ने फोन उठा कानों पर लगा लिया। फोन की दूसरी तरफ से किसी ने कुछ कहा जिसे सुनकर आन्या खुश हो गई और बोली, आप आ गई, ये तो बहुत आपने। हाँ, आप वहीं रुकिए, दक्ष आपको लेने आ रहा है। ये कह आन्या ने फोन काट दिया। फोन पर बात करने के बाद आन्या दक्ष से कहती है, दक्ष, बाहर एक बहुत खास मेहमान आए हैं, जाओ जाकर उसे लेकर आओ। जवाब में दक्ष ने ये इसमें कहा और तेजी से वहां से चला गया। बाकी सबको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। विराज ने कहा, प्रिंसेस, तुम किस महान की बात कर रही हो? कौन आया है? विराज की बात पर आन्या ने उसका मजाक उठाते हुए कहा, ज्यादा कुछ नहीं भाई। वो क्या है ना कि कुछ दिनों से आपके पंख निकल आए थे तो मैंने सोचा कि उन्हें काट दिया जाए। विराज ने ना समझी में कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कुछ समझा नहीं।
आन्या ने कहा, कोई बात नहीं भाई, कुछ देर में समझ जाएंगे। ये कह आन्या मुस्कुराने लगी। विराज आगे कुछ कहने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही वहां पर साक्षी, विराज की गर्लफ्रेंड, आ गई। साक्षी को देख सब हैरान रह गए, क्योंकि वहां पर किसी को भी साक्षी के आने की उम्मीद नहीं थी। विराज ने कहा, आन्या यार तुमने तो डरा ही दिया। ये तो मेरी प्यारी साक्षी है। ये कह विराज साक्षी को हक करने आगे बढ़ा, लेकिन वो साक्षी को हक कर पाता उससे पहले ही साक्षी ने उसके कान पकड़कर जोर से खींचते हुए कहा, तुम्हारे कुछ ज्यादा ही पंख नहीं निकल रहे? अगर तुम्हारा ये ही हाल रहा तो मैं किसी और से शादी कर लूंगी। बेचारा विराज को तो कुछ समझ ही नहीं आया और उसने दर्द से करते हुए कहा, आ बेबी दर्द हो रहा है, छोड़े मेरा कान, और कौन से पंख, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। साक्षी ने कहा, अच्छा कुछ भी नहीं किया है? तो ये क्या है? अच्छा हुआ किसने मुझे ये पिक्चर सेंड कर दी। ये कहते हुए साक्षी ने उसे अपने फोन में एक पिक्चर दिखाई। उस पिक में विराज एक लड़की से हाथ मिला रहा था और मुस्कुरा रहा था। ये पिक देख विराज हैरान रह गया, क्योंकि उस तस्वीर को जानबूझकर इस तरह खींचा गया था कि उसे देखकर लगे जैसे वो कमरे में अकेले हों, जबकि असलियत तो ये थी कि विराज ने उस लड़की से एक मीटिंग के दौरान हाथ मिलाया था, वो भी बस फॉर्मेलिटी के लिए। विराज ने मन ही मन कहा, ये जरूर आन्या ही होगी, वर्मा उसके सिवा ये काम कोई नहीं सकता। ये आन्या जरूर मुझसे राज की साइट लेने का बदला ले रही होगी। वहीं आन्या आराम से बैठकर सामने चल रहे शो का मजा ले रही थी। तभी राहुल ने उससे धीरे से पूछा, ये सब तेरा किया धरा है ना? जवाब में आन्या ने कहा, हाँ मैंने किया है, और अगर आप साक्षी भाभी की जगह पे हो, भाभी राहुल की गर्लफ्रेंड न खड़ी हो, तो आप यहाँ पर आग में घी डालने का काम करिए। राहुल ने मन ही मन कहा, अरे यार मैं कुछ भी करूं, मरना तो मुझे ही है, इसलिए मेरी भलाई शांति से आन्या की बात मानने में ही है। वहीं राज, जिसने आन्या और राहुल की बात सुन ली थी और उसे ये ड्रामा देखने में मजा भी आ रहा था, इसलिए उसने विराज की मदद न करने का ही फैसला किया। तभी राहुल ने कहा, हाँ भाभी विराज के पर कुछ ज्यादा ही निकल रहे हैं। अब कल की बात ही ले लो, ये एक लड़की से कितने प्यार से बात कर रहे थे और उसकी कपड़े सिलेक्ट करने में मदद भी ले रहे थे। राहुल की बात पर विराज उसे गुस्से से घूरने लगा, क्योंकि जिस लड़की की बात राहुल कर रहा था वो आन्या ही थी। राहुल को घूरने के बाद विराज ने साक्षी को समझाते हुए कहा, बेबी मैं समझाता हूँ तुम्हें। वे क्या है ना कि यहाँ पुणे आने से एक हफ्ता पहले मैं एक मीटिंग में गया था और ये फोटो को भी किसने वहीं खींचा है। पारुल ने कहा, मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाली। मैं सिर्फ तभी मानने वाली हूँ जब आन्या ये बात खुद कहे। इसके बाद साक्षी ने आन्या से पूछा, प्रिंसेस क्या ये सच कह रहे हैं? जवाब में आन्या ने सोचने की एक्टिंग करते हुए कहा, पता नहीं भाभी, याद नहीं आ रहा। विराज ने कहा, अरे यार आन्या याद करो ना, मैंने तुम्हें उस मीटिंग के बारे में बताया था और तुम भी तो मेरे साथ वहां गई थी। साक्षी ने विराज के कान और जोर से खींचते हुए कहा, वो याद करके रही है ना, उसे परेशान मत करो, और तुम ऐसे क्यों खड़े हो, चलो उठक बैठक लगाना शुरू करो। विराज ने कहा, लेकिन क्यों, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। साक्षी ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, वो आन्या बताएगी कि तुमने कुछ किया है या नहीं, और तब तक तुम उठक बैठक करो। विराज ने साक्षी को इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए कहा, साक्षी तुम्हें मुझ पर ज्यादा भरोसा है या आन्या पर? ये कहते वक्त विराज किसी छोटे बच्चे की तरह लग रहा था। साक्षी भी अब इमोशनल लग रही थी। उसने एक नजर विराज को देखा और कहा, मैं हमेशा से एक ही इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा करती थी और वो है आन्या, इसलिए उठक बैठक शुरू करो। साक्षी की बात सुनकर तो वो लगभग रो ही दिया और उसने उठक बैठक करनी चाली कर दी। वहीं साक्षी ने विराज की नजरों से बचाकर आन्या को एक आंख मार दी। साक्षी की बात सुनकर तो वो लगभग रो ही दिया और उसने उठक बैठक करनी चाली कर दी। वहीं साक्षी ने विराज की नजरों से बचाकर आन्या को एक आंख मार दी। साक्षी की यह हरकत विराज के अलावा बाकी सब ने देखी थी और सब हैरानी से आन्या को ही देख रहे थे। वहीं आन्या बड़े आराम से मुस्कुरा रही थी। राहुल ने उससे पूछा, क्या साक्षी भाभी की सब पहले से पता है और वो बस तेरे साथ मिलकर विराज को परेशान कर रही हैं? आन्या ने कहा, तो आपको क्या लगा मैं ऐसे ही विराज भाई और भाभी के बीच गलत फहमी आने दूंगी? डॉट 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 डॉट। फ्लैशबैक। असल में आन्या ने कल साक्षी फोन करके कहा था, भाभी मुझे ना आपकी एक हेल्प चाहिए। वो क्या है ना कि विराज भाई मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, इसलिए मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। साक्षी ने कहा,
हाँ बोलो ना आन्या, क्या हेल्प चाहिए? वैसे भी मैं अपनी प्रिंसेस की हेल्प न करूँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आन्या ने साक्षी को पूरा प्लेन सिखाया और उसे पिक भी सेंड कर दी। साक्षी ने भी जवाब में ओके कहा और फोन काट दिया। साक्षी को विराज ने पहले ही फोन कर बता दिया था कि आन्या को उसके बर्थडे याद नहीं है, इसलिए उसने भी आन्या को इस बारे में याद दिलाना जरूरी नहीं समझा। फ्लैशबैक एंड डॉट 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 डॉट। ये सुनकर वहां मौजूद सभी को विराज के लिए बुरा लगने लगा, लेकिन उन्हें विराज की ये हालत देखकर मजा भी आ रहा था, इसलिए किसी ने भी विराज को ये बताना जरूरी नहीं समझा। वहीं जब विराज ने देखा कि साक्षी का ध्यान उस पर नहीं है तो उसने जल्दी से आन्या को मैसेज किया, मेरी प्यारी सी प्रिंसेस प्लीज मेरी मदद करो, देखो मैं कितना थक गया हूँ, प्लीज अपने भाई पर थोड़ा सा तरस खाओ और आज तुम्हारा बर्थडे भी तो है। विराज का मैसेज पढ़कर आन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे हाँ याद आया, विराज भाई उस दिन मेरे साथ ही थे, और रही बात मॉल वाली लड़की की तो वो मैं ही थी, मैंने ही इन सब लड़कों की कपड़े लेने में मदद की थी। आन्या के ये कहते ही विराज खड़ा हो गया और बोला, देखा मैंने कहा था ना, लेकिन तुम तो मेरी बात मानती ही नहीं हो। विराज की बात सुन आरुष से अब और कंट्रोल नहीं हुआ और वो हंसने लगा और उसके साथ ही बाकी सब भी हंसने लगे। सबको इस तरह हंसते देख विराज कंफ्यूज हो गया। जब आरुष ने विराज को इस तरह हैरान देखा तो उसने उसे सब बता दिया। पूरी बात सुनकर विराज गुस्से में वहां से चला गया। राज ने मन ही मन कहा, आन्या तुमसे इसका बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा। विराज के मन में अभी ये बात आई ही थी कि उसके फोन पर आन्या का मैसेज आया, भाई मुझसे बदला लेने की सोचना भी मत, वरना मैं ये फोटो भाभी के सेंड कर दूंगा, वो भी बिना सच बताए। इसके बाद आन्या ने विराज को एक फोटो भेजी जिसमें वो एक लड़की के ऊपर झुका हुआ था। उस फोटो को देख ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों किस करने वाले हैं। आन्या ने ये फोटो एक बार में खींची थी जब विराज गलती से एक लड़की के ऊपर गिर गया था। विराज अब चाहते भी कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो बस अपनी नाक सिकोड़कर रह गया। वहीं आन्या ने सबसे कहा, मैं वो आरुष, वंश और राहुल भाई के साथ जरा बाहर जा रही हूँ। ये कहकर आन्या उठकर जाने लगी तो राज ने उसे रोकते हुए कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। आन्या ने पूछा, क्यों, कोई काम है? तो राज को कुछ कहने से पहले ही रति ने कहा, अरे बेटा कितने सवाल करती है, ना चाहता है तो जाने देना। रति की बात पर आन्या ने बस इतना ही कहा, ठीक है चलो। ये कह आन्या आगे चली गई और उसके पीछे बाकी सब भी। डॉट 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 डॉट। घर के बाहर बाहर आकर आन्या वंश और आरुष कार की बैक सीट पर बैठ गए। वही राहुल ड्राइविंग सीट पर और राज बगल वाली पैसेंजर सीट पर बैठ गया। राहुल ने एक नजर सबको देखा और फिर रेडियो ऑन कर दिया। रेडियो में से गाना बजा, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। गाना बज रहा था और राजा बस आन्या को निहारने में था। वहीं आन्या बेखबर सी खिड़की के बाहर की नजारा देख रही थी और किसी सोच में डूबी हुई थी। हर शाम आंखों पर तेरा आंचल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ, तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। खिड़की खुली होने की वजह से आन्या के बाल बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिन्हें वो बड़े सलीके से पीछे कर रही थी। कल तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम, मुझे बांध लो बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं सोच में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। राज का मन कर रहा था कि वो अभी पीछे जाए और आन्या के बालों को अपने हाथ से उसके कान के पीछे कर दे, और राज अपने ख्यालों में कई बार ऐसा कर भी चुका था। तुम सोचोगी क्यों इतना मैं तुमसे प्यार करूं, तुम समझोगी दीवाना मैं भी इकरार करूं। दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं, जलने में क्या मजा है परवाने जानते हैं। तुम यूं ही जलाते रहना आकर ख्वाबों में, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। गाना खत्म होते ही अचानक से कार के ब्रेक लगा दिए, जिससे राज को होश आया और उसने देखा कि उनकी कार एक कॉलेज के बाहर खड़ी थी। राहुल ने कार के ब्रेक लगाने के बाद कहा, अनु देखो हम पहुंच गए। राहुल की बात सुन आन्या अपनी ख्यालों की दुनिया से बाहर आए और उसने देखा कि आरुष का कॉलेज आ गया है।
आन्या ने एक गहरी सांस ली और कार से नीचे उतर गई। आन्या के पीछे पीछे आरुष और वंश भी उतर गए और आरुष ने कहा, तो दीदी कैसा लगा मेरा कॉलेज? वंश के चेहरे को देख कोई नहीं कह सकता था कि उसे किसी भी बात की फिक्र है, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि जब तक उसकी अनुदी उसके साथ है उसे कोई छू भी नहीं सकता। आन्या ने आरुष को घूरते हुए कहा, पहले तो तीनों का फैलाया हुआ रायता समेट लूं, फिर तुम्हें अच्छे से हर चीज दिखाती हूँ। ये कहकर आन्या कॉलेज के अंदर चली गई और उसके साथ बाकी सब भी। डॉट 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 डॉट। कॉलेज के अंदर सब कॉलेज के अंदर जाकर सीधे प्रिंसिपल रूम की तरफ चले गए। प्रिंसिपल रूम के सामने खड़े होकर आन्या ने गेट नोक किया तो सामने से आवाज आई, कम इन। आवाज सुनकर आन्या ने दरवाजा खोला और अंदर चली गई और उसने देखा कि ऑफिस के अंदर एक आदमी प्रिंसिपल चेयर पर बैठा था, जिसका मतलब था कि वह प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल के सामने दो और लोग बैठे थे, जिनमें से एक अधेड़ उम्र के आदमी था और दूसरा एक लड़का था जिसे बहुत ज्यादा चोट आई थी। उन दोनों को देखकर आन्या ने अंदाजा लगा लिया कि अधेड़ उम्र के आदमी ट्रस्टी है और दूसर उसका बेटा। आन्या उन्हें देखकर मुस्कुराने लगी और वहीं वो तीनों उसे गुस्से में घूर रहे थे। आन्या ने कहा, नमस्कार सर, मैं हूँ एडवोकेट खुराना और आरुष की बहन भी, इसलिए मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। आन्या की बात सुनकर प्रिंसिपल की आंखें चमक उठी और वो बोले, ओ मिस खुराना, मुझे नहीं पता था कि आरुष आपका भाई है। वैसे एक तरह से अच्छा ही हुआ, अब हम कुछ काम की बातें भी कर सकते हैं। असल में ये प्रिंसिपल इस कॉलेज में कुछ महीने पहले ही आया था और आते ही इसने रिश्वतखोरी शुरू कर दी थी। इस बात की भनक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पड़ गई और उन्होंने इससे ऊपर केस दर्ज कर दिया। ये बात अलग थी कि अब तक उन्हें कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले थे, इसलिए ये प्रिंसिपल अपना केस एडवोकेट खुराना के लड़वाना चाहता था। आन्या बिना कुछ बोले धीरे से मुस्कुराई तो वो ट्रस्टी, जो आन्या के बारे में कुछ नहीं जानता था, वो बोला, प्रिंसिपल क्या तुम पागल हो गए हो? इस लड़की के भाई ने मेरे बेटे को मारा है और तुम इससे मीटिंग करना चाहते हो? उस ट्रस्टी की बात सुन उसके असिस्टेंट ने तुरंत आगे आकर उसके कान में कहा, सर ये आप क्या कर रहे हैं? शायद आप इन्हें जानते नहीं, ये खुराना है, आज तक की सबसे यंगेस्ट लॉयर है। इतना ही नहीं, ये दुनिया के टॉप 5 लॉयर्स में से भी एक हैं। ये सुन वो ट्रस्टी हैरान रह गया और मन ही मन बोला, अरे हाँ, इस प्रिंसिपल ने मुझे पहले बताया था कि ये उस केस के निकलने में इस एडवोकेट खुराना का मदद लेना चाहता है। उस प्रिंसिपल के रिश्वत लेने के केस में इस ट्रस्टी का भी नाम बहुत उछल रहा था। प्रिंसिपल ने ट्रस्टी की बात संभालते हुए कहा, आप खड़े क्यों हैं? चलिए मीटिंग रूम में चलकर बात करते हैं। तभी वहां पर राज आया, जो कि एक कॉल आने के कारण बाहर ही रुक गया था। राज को देखकर प्रिंसिपल और ट्रस्टी के ऐसा लगा जैसे वो उसे जानते हैं, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया और प्रिंसिपल रूम से अटैच मीटिंग रूम में चले गए। उनके जाने के बाद वहां सारा और दक्ष आ गए। उन्हें देख आन्या ने कहा, आरुष, वंश, जाओ और जाकर सारा के साथ बाहर जाओ और चाहो तो मिस्टर सिंघानिया को अपना कॉलेज भी दिखा दो। आन्या की बात पर वंश और आरुष दोनों ने हाँ में सर हिलाया, लेकिन राज ने कहा, नहीं, मैं अंदर मीटिंग रूम में जाऊंगा। वो क्या है ना कि मुझे पंजा मारती हुई शेरनी बहुत पसंद है। ये सुन आन्या राज को गुस्से से घूरने लगी, क्योंकि उसने आन्या को ही शेरनी कहा था। आन्या ने मन ही मन कहा, अभी तो तुमने बस इस शेरनी की दहाड़ ही सुनी है, और जिस दिन तुमने मुझे पंजा मारते हुए देख लिया उस दिन फालतू बोलने की हिम्मत नहीं करोगे। ये सोच आन्या बिना कुछ बोले वहां से मीटिंग रूम के अंदर चली गई और उसके पीछे बाकी सब भी मीटिंग रूम में जाकर आन्या और बाकी सब बिना कुछ बोले चेयर पर बैठ गए और दक्ष वही पीछे खड़ा हो गया। प्रिंसिपल ने कहा, देखिए, आपके भाई ने दो लोगों के साथ मिलकर बिना वजह कॉलेज के एक होनहार स्टूडेंट और ट्रस्टी के बेटे को मारा है, तो उसे इसकी सजा तो मिलेगी, लेकिन अगर आप चाहें तो सजा कम हो सकती है। ये सुनकर भी आन्या शांत रही, इसलिए ट्रस्टी बोला, अगर आप इस प्रिंसिपल का केस लड़कर जाती हैं और आपका भाई वो दोनों लड़कों पूरे कॉलेज के सामने मेरे बेटे से माफी मांगता है, तो मैं उसे माफ करने के लिए तैयार हूँ। उस ट्रस्टी के बेटे ने राहुल की तरफ इशारा कर कहा, पापा, बाकी के दो लड़के भी इसके साथ आए हैं और उनमें से एक तो ये ही है। सबको बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो बस आन्या के कारण ही शांत थे। तभी आन्या ने कहा, अब आपके बोलने की वक्त खत्म और मेरे बोलने की वक्त शुरू। आन्या ने दक्ष को कुछ इशारा कर फिर कहा, मैं तुम जैसे घटिया इंसानों का केस नहीं लड़ती, और रही बात इस ट्रस्टी के बेटे की, तो इसके ऊपर तो मैं केस भी कर सकती हूँ। आन्या के ये कहते ही दक्ष ने कहा, मेम हो गया, अब आप ये चला सकती हैं।
डॉट 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 डॉट। दक्ष की बात सुनकर आन्या मुस्कुराए और बोली, तो शो शुरू करो। आन्या के कहने पर दक्ष ने एक वीडियो चालू की। वो वीडियो मॉल की थी जिसमें महेश आन्या को हवस से घूरते हुए बकवास कर रहा था। उसकी बकवास सुन राज की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वहीं उस ट्रस्टी ने कहा, तो क्या हुआ, गर्म खून है तो उबलेगा नहीं क्या, और अगर एक दो लड़कियों के साथ ऐसा कर या कर भी दिया तो क्या हुआ। उसकी बात सुनकर नान्या अपनी जगह से खड़े हुई और उस ट्रस्टी के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोली, औरतों कोई चीज नहीं होती जिनके साथ तुम जो चाहे कर दो लेकिन उन्हें कोई कोई फर्क ना पड़े। आन्या रुककर फिर बोली, तुम जैसे घटिया सोच वाले नाली के कीड़ों के कारण ही न जाने कितनी औरतों को रखेल बनने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ये कहते वक्त आन्या बहुत गुस्से में थी, जैसे उसे कुछ ऐसा याद आ गया हो जिसे वो भूलना चाहती थी। राज ने ये बात नोटिस कर ली थी लेकिन उसने शांत रहना ही ठीक समझा। वहीं वो ट्रस्टी गुस्से से बोला, तूने मुझ पर हाथ उठाया, तेरी जैसी दो कोठी की लड़की की मुझे छूने की भी हिम्मत कैसे हुई। आन्या अब इस इंसान को छूकर अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने एक नजर दक्ष को देखा और जाकर अपनी चेयर पर बैठ गई। वहीं दक्ष समझ गया था कि उसे क्या करना है। दक्ष आगे बढ़ा और उस ट्रस्टी और उसके बेटे को दोनों को उनके कॉलर से पकड़कर चेयर से उठाया और आन्या के सामने लाकर उन्हें घुटनों के बल बैठा दिया। तभी राहुल, जो आन्या के गुस्से की वजह जानता था, वो बोला, आन्या की ठीक है ना। राहुल की बात काटते हुए आन्या ने कहा, भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप जरा अगली वीडियो चलाए। राहुल ने कहा, लेकिन आन्या। आन्या ने फिर उसकी बात काटते हुए कहा, भाई प्लीज जो कहा बस वो करो। राहुल ने आगे कुछ नहीं बोला और अगली वीडियो चलाने लगा। अगली वीडियो में वो ट्रस्टी प्रिंसिपल को कॉलेज में रिश्वत दे रहा था। ये वीडियो आन्या ने कॉलेज के कैमरे को हैक करके निकाली थी। ये वीडियो देख प्रिंसिपल और ट्रस्टी देने के ही हाथ पैर फूल गए और वो डर से कांपने लगे। वहीं आन्या ने शांत चेहरे के साथ उस ट्रस्टी के पैर पर अपनी हाई हील्स रख दिए। आन्या ने कहा, ये दो कोठी की लड़की चाहे तो तुम्हें पूरी जिंदगी के लिए जेल करवा सकती है। अगर मैं एक रात में ये सब सबूत इकट्ठे कर सकती हूँ तो तुम्हें उम्र कैद करवाने में कितना समय लगेगा। ये सुन सब हैरान रह गए और आन्या वहां से उठ चली गई। बाकी सब भी उसके पीछे पीछे ही बाहर चले गए। डॉट 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 डॉट। कॉलेज के बाहर बाहर जाकर आन्या ने आरुष और वंश को उसके साथ चलने कहा। उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आया लेकिन फिर भी वो दोनों आन्या के पीछे आने लगे। तभी उनके पीछे से प्रिंसिपल का आवाज आई। प्रिंसिपल ने कहा, रुकीमी खुराना प्लीज वो सब लीक मत कराएगा, मैं आरुष को स्कूल से नहीं निकल रहा। आन्या ने कहा, अच्छी बात है, और वहां से चली गई। वहीं उसके पीछे खड़े आरुष और वंश हैरान थे। आरुष ने मन ही मन कहा कि आन्या दी ने ऐसा क्या किया कि ये घमंडी प्रिंसिपल भीगी बिल्ली बन गया। बाहर आकर आन्या ने दक्ष से कहा, दक्ष इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सारे सबूत दे दो। दक्ष ने येस मैम कहा और वहां से सारा के साथ चला गया। तभी आन्या के पास किसी का फोन आया और फोन की दूसरी तरफ की बात सुन वो परेशान हो गई। आन्या ने फोन काट राहुल से कहा, भाई मुझे अभी के अभी मुंबई जाना होगा, कुछ जरूरी काम है। दक्ष ने कहा, ऐसा क्या जरूरी काम है, और इस समय तो कोई फ्लाइट भी नहीं मिलेगी। आन्या ने परेशान होते हुए कहा, भाई ने सब बाद में बताऊंगी लेकिन मुझे अभी के अभी घर जाना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। राज ने कहा, आन्या तुम ज्यादा परेशान मत हो, मेरा प्राइवेट जेट तुम्हें मुंबई पहुंचा देगा। आन्या को बहुत जरूरी काम था इसलिए उसने भी मना नहीं किया। तभी वंश ने पीछे से कहा, अनु तुम इतनी जल्दी जा रही हो और आज तो तुम्हारा बर्थडे भी है, बुआ बहुत गुस्सा होंगी तुम पर। आन्या ने कहा, हाँ बहुत जरूरी काम है इसलिए जा रही हूँ और माँ को भी मैं समझा दूंगी। ये कह आन्या कार में बैठ गई और बाकी सब भी। आन्या ने कार में ही दक्ष और आन्या को एयरपोर्ट पर मिलने का कह दिया था। डॉट 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 डॉट। आन्या के घर राज ने कहा, आन्या तुम ज्यादा परेशान मत हो, मेरा प्राइवेट जेट तुम्हें मुंबई पहुंचा देगा। आन्या को बहुत जरूरी काम था इसलिए उसने भी मना नहीं किया। तभी वंश ने पीछे से कहा, अनु तुम इतनी जल्दी जा रही हो और आज तो तुम्हारा बर्थडे भी है, बुआ बहुत गुस्सा होंगी तुम पर। आन्या ने कहा, हाँ बहुत जरूरी काम है इसलिए जा रही हूँ और माँ को भी मैं समझा दूंगी। ये कह आन्या कार में बैठ गई और बाकी सब भी।
आन्या ने कार में ही दक्ष और आन्या को एयरपोर्ट पर मिलने का कह दिया था। डॉट 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 डॉट। आन्या के घर। सब घर पहुंचे तो आन्या ने अपने जाने के बारे में बताया। सबको बुरा लगा, लेकिन आन्या ने जरूरी काम कह समझा दिया तो सब मान गए। आन्या ने जल्दी से पैकिंग की और सबसे मिल एयरपोर्ट को लिए निकल गई। आन्या का जाना किसी को अच्छा नहीं लगा, इसलिए सब उदास थे। ऐसे ही समय बीता और रात भी हो गई। विराज और राहुल छत पर बैठे बातें कर रहे थे कि तभी विराज ने कहा, पता है राज, मैं जैसे आन्या से मिला हूँ, वो बस गुस्से में ही रहती है। राज ने कहा, हाँ ये तो मैंने भी देखा है, पता नहीं वो इतना गुस्सा क्यों करती है। विराज आन्या का मजाक उठाते हुए कहा, मुझे लगता है कि वो बचपन से ही ऐसी होगी और अपनी टीचर को भी गुस्से से घूरती होगी, जिससे वो पाना छोड़ डर कर ही भाग जाती होगी। तभी राहुल, जो उनकी बात सुन रहा था, वो कुछ सोच कर बोला, नहीं ऐसा नहीं है, वो बचपन में ऐसी नहीं थी, वो तो एक मासूम सा मोम की गुड़िया जैसा थी जो किसी रोते हुए को भी अपनी प्यारी बातों से हंसी देती थी। राज ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब कि बचपन से ऐसी नहीं थी, कुछ हुआ था क्या उसके साथ? राहुल ने एक दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ था जिसने उसे बिल्कुल बदल कर रख दिया। वो 10 साल की उम्र में हुआ हादसा आज भी आन्या को याद है। विराज ने कहा, यार ये क्या किसी थ्रिलर फिल्म की तरह बोल रहा है, साफ साफ बताना, ऐसा क्या हुआ था आन्या के साथ जिसने उसे इस कदर बदल दिया? राहुल ने कहा, बताता हूँ, लेकिन वादा करो ये बात किसी को नहीं बताओगे, मासी को भी नहीं। राज ने कहा, क्या इस बारे में किसी को भी नहीं पता? राहुल ने सीरियस होते हुए कहा, मेरे और आन्या के सिवा इस बारे में किसी को भी नहीं पता। राहुल ने फिर राज से कहा, राज शायद वो तुम ही हो जो उसे ठीक कर सकता है। राज ने कहा, हाँ चाहे कुछ भी हुआ हो मैं अपनी आन्या को ठीक करके ही रहूंगा। विराज ने कहा, राहुल जल्दी बता, प्रिंसेस को साथ क्या हुआ था? डॉट डॉट डॉट, अब मेरा दिल बैठा जा रहा है। राहुल ने कहा, आन्या के साथ कुछ हुआ नहीं था, उसने कुछ देखा था। राहुल ने रुककर फिर कहा, तो हुआ ये था कि। राहुल ने कहा, जब आन्या पैदा हुई तो मैं 6 साल का था और मेरी कोई सगी बहन नहीं थी, इसलिए मैंने उसे अपनी सगी बहन से भी ज्यादा मान लिया। पता है राज, आन्या बचपन से ही बहुत होशियार थी, लेकिन उसे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं था। आन्या हर शाम को मुझे फोन कर बताती थी कि उसने क्या किया और मैं भी लगभग रोक माँ से जिद कर उससे मिलने जाता था। राज को बीच में किसी ने नहीं टोका तो उसने फिर कहना शुरू किया, लेकिन आन्या को कभी अपने माँ बाप की प्यार नहीं मिला जिसकी एक बच्चे को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। उसके पापा राजीव तो उससे शुरू से ही प्यार नहीं करते थे और रति आंटी राजीव की वजह से हमेशा ही डिप्रेशन में रहती थी। फिर एक दिन आन्या ने कुछ ऐसा किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। विराज ने पूछा, अब बताएगा भी क्या हुआ या हमें सस्पेंस में ही मारने का इरादा है? राहुल ने हाँ में सर हिलाते हुए बताने लगा, जब आन्या 10 साल की थी तब एक दिन उसने राजीव से जिद करते हुए कहा। राहुल बताते बताते उसी वक्त में चला गया। डॉट 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 डॉट। फ्लैशबैक। एक हॉल में आदमी सोफे पर बैठा था और कुछ काम कर रही था। तभी वहां एक 10 साल की बेहद प्यारी और मासूम सी बच्ची आती है। कहती है, पापा, मेरी सारी फ्रेंड्स अपने पापा के साथ बातें करती हैं और खेलता है, तो आप भी मेरे साथ खेले ना पापा। आदमी उस बच्ची को घिन भरी नजरों से देख कहता है, आन्या, जाओ यहाँ से, मेरे पास तुम्हारे ऊपर बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। ये बच्ची आन्या थी और उससे बात कर रहा आदमी राजीव, आन्या के पापा। ये कह राजीव वापस अपना काम करने लगता है तो आन्या कहती है, पापा प्लीज मेरे साथ खेलो ना। अगर आप खेलोगे तो मैं आपको एक कैंडी दूंगा जो मुझे स्कूल में टीचर ने दी थी। आन्या ने ये सब इतने प्यार से कहा था कि कोई पत्थर भी पिघल जाए, लेकिन राजीव ने फिर भी उसे बहुत गुस्से से कहा ना जाओ यहाँ से, लेकिन तुम्हें तो जैसे मुझ पर बोझ बनने का शौक है। ये कह वो खुद ही उठ वहां से जाने लगा तो आन्या भी पीछे जाने लगी। अभी आन्या ने एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि एक 7 साल के बच्चे ने उसका हाथ पकड़ रोक लिया। बच्चे ने कहा, दीदी कहाँ जा रही हो? उस लड़की ने कहा, आरुष मैं तुम्हें आकर बताऊंगी, लेकिन तब तक ये किसी को बताना मत। आरुष ने अपना सर हाँ में हिला दिया और आन्या वहां से चली गई। आन्या वहां से जाकर सीधा राजीव की कार की डिक्की में घुस गई और हल्के से बोली, अब आन्या पापा को उनके ऑफिस जाकर सरप्राइज देगा।
ये कह आन्या ने अपनी एक उंगली अपने होंठ पर रखी और शांत हो बैठ गई। कुछ ही देर में राजीव की कार ऑफिस की पार्किंग में थी। आन्या ने देखा कि राजीव का ध्यान कार पार्क करने में है तो वो चुपचाप कार के बैकडोर के जरिए कार से उतर गई। आन्या पहले भी एक बार ऑफिस आई थी और अपनी तेज याददाश्त के कारण वो जल्दी ही राजीव के ऑफिस तक पहुंच गई। आन्या ऑफिस के अंदर जाकर जल्दी से एक गेट के पीछे छुप गई। वो एक पतला सा रास्ता था जो सीधे पार्किंग में जाकर खुलता था। डॉट 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 डॉट। राजीव की कंपनी में कुछ ही देर में राजीव आ गया और उसके पीछे उसकी असिस्टेंट लिली भी। जब आन्या ने ऑफिस में किसी के आने की आहट सुनी तो वो ऊंचा उछल कर देखने लगी, लेकिन उसकी हाइट काफी कम थी इसलिए उसे दिख नहीं रहा था। आन्या ने इधर उधर देखा तो उसे एक स्टूल दिखा तो आन्या स्टूल पर खड़ी हो बाहर देखने लगी। लिली ने राजीव के पीछे केबिन में आते हुए कहा, सर आपने मुझे इतनी जल्दी में ऑफिस आने के लिए क्यों कहा? इस समय राजहे रही थी इसलिए ऑफिस में कोई नहीं था और पूरा ऑफिस खाली था। राजीव ने लैपटॉप की तरफ इशारा करते हुए कहा, इधर आकर देखो जरा ये क्या लिखा है। लिली ने इस सर कहा और वहां जाकर लैपटॉप में देखने लगी। तभी अचानक से राजीव ने अपना एक हाथ लिली की कमर पर रख सहलाना लगा। उसकी इस हरकत से लिली को गुस्सा आ गया और वो बोली, सर आप क्या कर रहे हैं? मैंने आपको ये सब करने से पहले भी मना किया था। राज ने पहले भी लिली के साथ ऐसी हरकतें की थी लेकिन लिली ने कभी उसे अपने करीब नहीं आने दिया। लिली ये जॉब छोड़ना चाहती थी लेकिन उसे पैरों की बहुत जरूरत थी इसलिए वो राजीव को झेल रही थी। राजीव ने कहा, अच्छा नहीं करता लेकिन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रति ने अपना आसन नीचे झुकाकर कहा, ये सर। राजीव ने कहा, सुना है कि तुम्हारा एक बेटा है जिसकी तबीयत खराब रहती है और उसका बाप भी एक्सीडेंट में मर गया। ये सुन रति हैरानी से बोली, इससे तुम्हें क्या मतलब? राज लिली को हैरान देख मुस्कुराते हुए बोला, मुझे वैसे तो कोई मतलब नहीं है लेकिन मैं ये सोच रहा था कि तू क्या होगा जब मैं तुम्हें इस कंपनी से निकाल पूरी इंडस्ट्री में बैन कर दूंगा। ये सुन तो लिली जैसे जम सी गई और बोली, न नहीं तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। राजीव ने कहा, हाँ नहीं करूंगा। ये सुन रति ने एक चैन की सांस ली लेकिन तभी राजीव ने कहा, पर उसके बदले तुम्हें मुझे मेरा रखेल बनकर खुश करना होगा, वो भी जब मैं चाहूं, जहां मैं चाहूं और जैसे मैं चाहूं। लिली ने गुस्से से कहा, नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी गुलाम नहीं बनने वाली। ये कह लिली जाने लगी और राजीव को अब गुस्सा आने लगा लेकिन उसने खुद को शांत रखा। राजीव ने कहा, ठीक है फिर अपना रेसिग्नेशन लेटर मुझे तैयार कर लो। राजीव की बात सुन लिली वहीं रुक गई। राजीव ने फिर कहा, जरा सोचो अगर तुम मान जाती है तो तुम्हारी हर जरूरत मैं पूरी कर दूंगा और तुम्हारे बेटे को एक अच्छे स्कूल में भी डलना दूंगा। राजीव ने देखा कि लिली कुछ कर तो नहीं रही है तो उसने जल्दी से इसे दीवार से सटा दिया और जल्दी से उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। लिली उसे रोकना चाहती थी इसलिए उसने राजीव को धक्का देने की भी कोशिश की लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए और राजीव ने गुस्से में जोर से कहा, सोच लो मेरी रखेल बन, मुझे खुश करना है या घर की धोकर खानी है। वहीं जब आन्या ने ये सब देखा तो उसे बहुत बड़ा झटका लगा। आन्या बचपन से ही बहुत समझदार थी इसलिए उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था। आन्या से अब और देखा नहीं गया और वो जल्दी से वहां से बाहर पार्किंग की तरफ भाग गई। पार्किंग में जाकर उसने कांपते हाथों से फोन उठाया और राहुल को फोन कर दिया। राहुल के फोन उठाते ही आन्या ने कहा, भाई मैं पापा की कंपनी की पार्किंग में हूँ, प्लीज मुझे लेने आ जाए। आन्या की कांपते आवाज से राहुल समझ गया कि कुछ गड़बड़ है इसलिए वो वहां जल्दी ही पहुंच गया।